Hello and welcome to this class of real analysis. I am Rafiq Ahmed. In last videos, we have been discussing interior point, limit point, open set and closed sets. जस्ट पिछले वीडियो में हमने और उससे पहले वाले वीडियो में ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन की थ्योरम्स प्रूव की थी। आज भी हम ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन की थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। पिछली दो थ्योरम्स का स्टेटमेंट में रिपीट करूं। जी विभिन्न समुच्चयों का एक संग्रह है, एक कलेक्शन ऑफ सम सेट्स, जो कि स्वेच्छ संग्रह था, यानी कि परिमित या अपरिमित। अर्थात इस सेट में नंबर ऑफ सेट्स यानी इस संग्रह में समुच्चयों की संख्या परिमित भी हो सकती थी और अपरिमित भी हो सकती थी। तो ये संग्रह लिया था हमने और इस संग्रह का यूनियन और इंटरसेक्शन की बात की थी। यूनियन ऑफ एन, एन बिलोंग्स टू आई, और इंटरसेक्शन ऑफ एन, एन बिलोंग्स टू आई। आई वाज द इंडेक्स सेट। ओपन सेट वाली थ्योरम तो इस प्रकार थी कि अगर ये सारे सेट ओपन हैं तो इनका यूनियन भी ओपन होता है, यानी विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत होता है। और क्लोज सेट वाली थ्योरम ये थी कि अगर ये सारे सेट क्लोज्ड हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होता है। यानी जब हमारे पास स्वेच्छ संग्रह था, आर्बिट्रेरी कलेक्शन, तब यूनियन तो हमने किया था ओपन सेट के लिए और इंटरसेक्शन किया था क्लोज्ड सेट के लिए। अर्थात संवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ भी संवृत होता है और विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत होता है। ये दो थ्योरम्स लास्ट टू थ्योरम्स हैं। अब हम उल्टा कर रहे हैं। यहाँ यूनियन के साथ ओपन था और इंटरसेक्शन के साथ क्लोज्ड था। अब हम ले रहे हैं यूनियन के साथ क्लोज्ड और इंटरसेक्शन के साथ ओपन, लेकिन अब जो संग्रह लिया जाएगा वो फाइनाइट लेंगे। तो अब कलेक्शन जी में हम परिमित संख्या में समुच्चय लेंगे, जैसे A1, A2 अप टू AK। मान लो K सेट्स ले लिए हमने, तो ये एक फाइनाइट कलेक्शन हो गया, परिमित संग्रह, परिमित संग्रह। अब इसका मतलब इस संग्रह में समुच्चयों की संख्या सीमित है। कितनी है? K। K क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर। अगर K बराबर 5 होगा तो इसका मतलब इस संग्रह में 5 समुच्चय हैं। K बराबर 100 होगा तो इस समुच्चय में 100 संग्रह, इस संग्रह में 100 समुच्चय हैं। K 1 लाख होगा तो 1 लाख समुच्चय भी हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फिक्स। तो G समुच्चयों का परिमित संग्रह है। इस संग्रह में जितने भी समुच्चय हैं, अगर वो सब ओपन सेट्स हैं, विवृत समुच्चय हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि उनका इंटरसेक्शन, यानी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AK
A1 से AK तक का इंटरसेक्शन, और इसको शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल AN सच वेयर N गोज फ्रॉम 1 to K, 1 से K तक के सभी का इंटरसेक्शन। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं वो ये बनता है कि विवृत समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन भी विवृत होता है। उसके बाद हम परिमित संग्रह के लिए क्लोज सेट वाली थ्योरम भी करेंगे, लेकिन आज केवल ओपन सेट वाली थ्योरम। तो जो थ्योरम हम आज प्रूव करने जा रहे हैं उसका स्टेटमेंट सिस्टमेटिकली ये बनता है, विवृत समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी विवृत होता है। यानी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। तो हमने G बराबर सेट ऑफ AN सच दैट N इज इक्वल टू 1 2 अप टू K विवृत समुच्चयों का कोई परिमित संग्रह ले लिया। यानी G में कुल कितने सेट्स हैं? K सेट्स, अर्थात G में सेट्स की संख्या परिमित है और G के सभी सेट्स ओपन सेट्स हैं। G को ऐसे लिख सकते हैं AN सच दैट N टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to K, या ऐसे लिख सकते हैं फुल फॉर्म में, G में होंगे A1 A2 से लेकर AK तक के सेट्स, और ये सारे सेट्स विवृत हैं और इनकी संख्या परिमित है। तो ये ओपन सेट्स हैं और इनका नंबर फाइनाइट है। अब सिद्ध करना है कि इसमें जितने सेट हैं उन सब का इंटरसेक्शन A1 A2 और AK का, और ये इंटरसेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको इस बार नया नाम भी दे दिया है A। मान लो सबका इंटरसेक्शन A है, तो इस सबके इंटरसेक्शन को ओपन सेट प्रूव करना है, जबकि हर एक सेट ओपन सेट दे रखा है। हम जानते हैं कि सबके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं। ऐसा हर अवयव जो हर एक में है वही इंटरसेक्शन में हो सकता है। यानी कोई एलिमेंट A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है, AK में भी है, वही अवयव इस इंटरसेक्शन वाले सेट में हो सकता है। तो इंटरसेक्शन वाले सेट को ओपन सेट प्रूव करना है। ओपन सेट प्रूव करने का वही सामान्य तरीका हम काम में लेंगे। हम इस सेट का एक एलिमेंट मान लेंगे और सिद्ध करेंगे कि जो एलिमेंट माना था वो ना केवल एलिमेंट बल्कि इंटीरियर पॉइंट भी है। यानी एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट, यानी हर अवयव आंतरिक बिंदु है, तो ओपन सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने मान लिया कि इंटरसेक्शन वाले सेट का कोई एलिमेंट है अल्फ़ा, तो जाहिर है कि अल्फ़ा रियल नंबर होगा। ये सब रियल नंबर का जो सेट होता है R, उसके सबसेट हैं। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन। अब हम जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन में होता है वो हर एक में होता है। तो अल्फ़ा अगर हमने इंटरसेक्शन का अवयव माना है तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू ईच AN। अल्फ़ा प्रत्येक AN में होगा, यानी अल्फ़ा बिलोंग्स टू AN फॉर ऑल N इज इक्वल टू 1 2 अप टू K। यानी अल्फ़ा बिलोंग्स टू A1, अल्फ़ा बिलोंग्स टू A2, अल्फ़ा बिलोंग्स टू AK, अल्फ़ा सब में होगा। लेकिन हर एक AN विवृत समुच्चय है। प्रत्येक AN विवृत समुच्चय है, तो जो विवृत समुच्चय का अवयव होता है वो विवृत समुच्चय का आंतरिक बिंदु भी होता है। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू AN इम्प्लाइज अल्फ़ा प्रत्येक AN का आंतरिक बिंदु होगा। अल्फ़ा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ईच AN, क्योंकि ईच AN इज ओपन सेट। एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट, ये ओपन सेट की डेफिनेशन होती है, और हर एक AN ओपन सेट दे रखा है। तो पहले अल्फ़ा इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, इंटरसेक्शन का है तो हर एक AN का होगा, हर एक सेट का होगा। और जब अल्फ़ा हर एक सेट का एलिमेंट है तो अल्फ़ा हर एक सेट का इंटीरियर पॉइंट भी होगा, क्योंकि हर एक सेट ओपन सेट दे रखा है। अब जैसे अल्फ़ा AN का इंटीरियर पॉइंट है प्रत्येक के लिए, तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगा देंगे। अगर अल्फ़ा A1 का इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब यह है कि अल्फ़ा पर केंद्रित कोई प्रतिवेश
जिसकी त्रिज्या मान लें हम डेल्टा 1, वो सबसेट होगा A1 का। अल्फ़ा A1 का इंटीरियर पॉइंट है। इसी प्रकार अल्फ़ा A2 का इंटीरियर पॉइंट है। अल्फ़ा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A2। तो फिर अल्फ़ा पर केंद्रित कोई ना कोई प्रतिवेश, मान लो उसकी त्रिज्या डेल्टा 2, वो A2 का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रतिवेश होगा। देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जितनी त्रिज्या का प्रतिवेश A1 का सबसेट है उतनी ही त्रिज्या का प्रतिवेश A2 का सबसेट होगा। इसकी त्रिज्या अलग हो सकती है, इसलिए हमने त्रिज्या अलग ली है। फिर अल्फ़ा A3 का भी इंटीरियर पॉइंट है, तो अल्फ़ा पर केंद्रित कोई ना कोई प्रतिवेश, मान लो डेल्टा 3 त्रिज्या का, वो A3 का सबसेट होगा। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगा रहे हैं। एंड सो ऑन। अल्फ़ा लास्ट सेट AK का भी इंटीरियर पॉइंट है, तो अल्फ़ा पर केंद्रित कोई ना कोई प्रतिवेश जिसकी रेडियस डेल्टा के मान ली, वो AK का सबसेट होगा। तो अलग अलग त्रिज्या के प्रतिवेश इनके सबसेट्स होंगे। ये स्टेप हमने व्यापक रूप में एक साथ लिख दिया है। कोई त्रिज्या डेल्टा 1, कोई त्रिज्या डेल्टा 2, कोई त्रिज्या डेल्टा 3 और कोई त्रिज्या डेल्टा के ऐसी विद्यमान होंगी कि इन त्रिज्याओं के प्रतिवेश इन के सबसेट होंगे। ये पूरी बात एक स्टेप में लिखी है। अल्फ़ा प्रत्येक AN का आंतरिक बिंदु है, तो देयर एग्जिस्ट रेडियसेस या रेडियाई डेल्टा 1, डेल्टा 2 अप टू डेल्टा के, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सच दैट अल्फ़ा माइनस डेल्टा n, अल्फ़ा प्लस डेल्टा n इज ए सबसेट ऑफ AN। ये n स्टेप्स लिखे, के स्टेप्स लिखे हुए हैं। जैसे n बराबर 1 के लिए इसको पढ़ें तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा 1, अल्फ़ा प्लस डेल्टा 1 इज ए सबसेट ऑफ A1। फिर n बराबर 2 के लिए इस स्टेप को पढ़ें तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा 2, अल्फ़ा प्लस डेल्टा 2 इज ए सबसेट ऑफ A2। के लिए पढ़ें तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा के, अल्फ़ा प्लस डेल्टा के इज ए सबसेट ऑफ AK। तो ये n स्टेप लिख दिए हैं। तो अल्फ़ा सभी का आंतरिक बिंदु है, तो अल्फ़ा पर केंद्रित एक एक प्रतिवेश हर एक का सबसेट होगा। अब हम इस पर आएँ कि एक ही केंद्र वाले दो प्रतिवेश अगर बनाएं जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो, तो छोटी त्रिज्या का प्रतिवेश बड़ी त्रिज्या के प्रतिवेश का सबसेट हो जाता है। जैसे अल्फ़ा का हम 1 रेडियस का प्रतिवेश बनाएं, अल्फ़ा माइनस 1 से अल्फ़ा प्लस 1, और अल्फ़ा का 2 रेडियस का प्रतिवेश बनाएं तो अल्फ़ा से 2 कम अल्फ़ा माइनस 2, अल्फ़ा से 2 अधिक अल्फ़ा प्लस 2। तो जाहिर है कि ये जो 1 रेडियस का नेबरहुड है, ये इस 2 रेडियस के नेबरहुड का सबसेट होता है। यानी छोटी त्रिज्या का प्रतिवेश बड़ी त्रिज्या के प्रतिवेश का सबसेट होता है अगर सेंटर एक ही है तो एक तो इस बात को ध्यान में रखें। दूसरा ये कि जो जितनी भी त्रिज्याएं हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये सब पॉजिटिव नंबर हैं और फाइनाइट है इनकी संख्या। तो इन सब नंबर्स में जो भी सबसे छोटा हो उसका चयन कर लें, यानी मिनिमम ऑफ दिस सेट। और मान लो मिनिमम ऑफ दिस सेट को हम नाम दे दें डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा? इनमें से हर एक से छोटा या बराबर होगा, यानी इनमें जो भी न्यूनतम संख्या होगी वो डेल्टा मान ली। तो अगर डेल्टा इनका मिनिमम है तो डेल्टा इनमें से हर एक से छोटा या बराबर होगा, यानी डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू ईच डेल्टा एन। अब जब डेल्टा इन धनात्मक संख्याओं का न्यूनतम है, किसी भी फाइनाइट सेट का हम न्यूनतम हमेशा छांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डेल्टा 1 का मान होता 3/2, 1/2, 5, 7, 1/3, मान लो ये
पॉजिटिव नंबर्स हैं और इनकी संख्या फाइनाइट है, परिमित है, और इसका मिनिमम हमें लेना है, तो इसका मिनिमम हो जाएगा जो भी इसमें सबसे छोटी संख्या है, और वो है 1/3। तो इस सेट का मिनिमम 1/3 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि 1/3 की का कंपैरिजन इनमें से हर एक से करें तो इससे छोटा है, इससे छोटा है 1/3, इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है और इसके बराबर है। यानी जो सेट का मिनिमम होता है वो सेट के हर अवयव से छोटा या बराबर होता है, किसी से बराबर और बाकी सबसे छोटा। तो अगर हम इन त्रिज्याओं का मिनिमम ले लेंगे और उसको डेल्टा मान लेंगे, तो क्योंकि ये सारे पॉजिटिव थे तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, पहली बात तो, क्योंकि डेल्टा इन्हीं में से कोई एक होगा, और डेल्टा इनमें से हर एक से छोटा या बराबर होगा। अब डेल्टा हर एक से छोटा या बराबर है, तो जो डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश बनेगा अल्फा का, वो डेल्टा एन त्रिज्या के प्रतिवेश से या डेल्टा एन त्रिज्या के प्रतिवेश का सबसेट होगा। ये छोटी त्रिज्या का, छोटी या बराबर त्रिज्या का प्रतिवेश है। तो हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि ये जो अलग अलग त्रिज्याओं के प्रतिवेश हैं, इसका हम कॉमन पार्ट निकालना चाह रहे हैं। ये अलग अलग त्रिज्याओं के प्रतिवेश हैं, तो कोई एक ऐसा प्रतिवेश हो जो इन सब में हो, तो वो हो जाएगा इन त्रिज्याओं में से जो सबसे छोटी त्रिज्या है उतनी त्रिज्या का प्रतिवेश जो होगा वो इनमें से हर एक में होगा। ये बात जो यहाँ लिखी है उसी को यहाँ लिखा गया है। ये डेल्टा जितने भी हैं उनका न्यूनतम, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा, देन डेल्टा इज पॉजिटिव एंड, तब ये डेल्टा धनात्मक होगा, और जो न्यूनतम डेल्टा है वो हर एक डेल्टा से कम या बराबर होगा। डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा एन फॉर ऑल दिस। अब क्योंकि डेल्टा छोटा या बराबर है हर एक डेल्टा से, तो डेल्टा त्रिज्या का नेबरहुड, डेल्टा एन त्रिज्या के नेबरहुड, इनमें रिलेशन ये होगा कि डेल्टा त्रिज्या का नेबरहुड डेल्टा एन त्रिज्या के नेबरहुड का सबसेट होगा, और ये बात एन के हर मान के लिए है। यानी डेल्टा त्रिज्या का नेबरहुड डेल्टा 1 वाले का सबसेट होगा, डेल्टा वाला डेल्टा 2 वाले का सबसेट होगा, डेल्टा वाला डेल्टा के वाले का सबसेट होगा, सबका होगा। वो जो हमने पहले प्रूव कर लिया कि डेल्टा एन त्रिज्या का नेबरहुड ए एन का सबसेट है, उसको हमने दे दिया पॉइंट नंबर 1। और अब जो प्रूव हुआ है कि डेल्टा इज ए सबसेट, डेल्टा रेडियस का नेबरहुड इज ए सबसेट ऑफ डेल्टा एन रेडियस का नेबरहुड। इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, ट्रांजिटिव लॉ लगाओ, डेल्टा वाला सबसेट है डेल्टा एन वाले का और डेल्टा एन वाला सबसेट है ए एन का, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डेल्टा वाला सबसेट होगा ए एन का। सबसेट होने के रिलेशन में ट्रांजिटिव लॉ या संक्रामक नियम होता है। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, देन हम कह सकते हैं कि ए भी सबसेट होगा सी का। इस बात का यूज़ किया है। डेल्टा रेडियस वाला नेबरहुड इज ए सबसेट ऑफ डेल्टा एन रेडियस वाला नेबरहुड, और डेल्टा एन रेडियस वाला नेबरहुड इज ए सबसेट ऑफ एन एन। सो डायरेक्टली डेल्टा रेडियस वाला नेबरहुड इज ए सबसेट ऑफ एन। तो हम निष्कर्ष पे यहाँ गए कि जो न्यूनतम त्रिज्या वाला प्रतिवेश है वो हर एक समुच्च ए एन का सबसेट होगा, यानी कि A1 का भी, A2 का भी, A3। वहाँ तो क्या था कि अलग अलग त्रिज्या के प्रतिवेश अलग अलग समुच्चों के सबसेट थे। अब हमने कॉमन कर लिया, एक ही प्रतिवेश, डेल्टा त्रिज्या वाला ही प्रतिवेश हर एक का सबसेट है। A1 का भी सबसेट है ये, A2 का भी है, A3 का भी है, सबका है। और जब ये सबका सबसेट है तो फिर सबके इंटरसेक्शन का भी सबसेट हो जाएगा, क्योंकि सबके इंटरसेक्शन में वही होता है जो हर एक में होता है। तो जब डेल्टा रेडियस वाला नेबरहुड हर एक ए एन का सबसेट है, यानी A1 का भी है, A2 का भी है, A3 का भी है, अप टू AK का भी है, तो फिर ये डेल्टा रेडियस वाला नेबरहुड इन सबके इंटरसेक्शन का भी सबसेट हो जाएगा। और डेल्टा पर सेंटर्ड, डेल्टा पर केंद्रित ये एक भी नेबरहुड अगर
इंटरसेक्शन वाले समुच्चय का सबसेट सिद्ध हो गया, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो अल्फ़ा है वो इस इंटरसेक्शन वाले सेट का सीमा बिंदु है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो अल्फ़ा इस इंटरसेक्शन वाले सेट का एलिमेंट माना था, अवयव माना था, वो अब लिमिट पॉइंट सिद्ध हो गया। सॉरी, ये आंतरिक बिंदु सिद्ध हुआ है, आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु है, यानी एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट। तो सिद्ध हो गया कि इंटरसेक्शन वाला सेट ओपन सेट है। एक बार प्रूफ के मेन पार्ट को रिवाइज करूं तो हमें इंटरसेक्शन वाले सेट को ओपन सेट प्रूव करना है। इसके लिए हम इंटरसेक्शन वाले सेट का एक एलिमेंट अल्फ़ा ले लें। अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, देन अल्फ़ा बिलोंग्स टू ईच सेट। इंटरसेक्शन में है तो हर एक में होगा, हर एक में होगा तो हर एक का आंतरिक बिंदु होगा, क्योंकि हर एक ओपन है। अल्फ़ा हर एक का आंतरिक बिंदु होगा तो अल्फ़ा पर केंद्रित एक एक प्रतिवेश हर एक का सबसेट होगा। ये प्रतिवेश अलग अलग त्रिज्याओं के हो सकते हैं। इन अलग अलग त्रिज्याओं में से जो सबसे छोटी त्रिज्या है वो डेल्टा ले लें, तो फिर डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश हर प्रतिवेश का सबसेट होगा, और हर प्रतिवेश ए एन का सबसेट है, तो डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश ए एन का सबसेट हो जाएगा। अब जब डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश इंटरसेक्शन ऑफ ए एन का सबसेट हो गया, तो इससे सिद्ध हो गया कि जो अल्फ़ा है वो इंटरसेक्शन ऑफ ए एन का इंटीरियर पॉइंट है, और इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सेट्स भी ओपन है, यानी कि विवृत समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी विवृत है, या इसको इंग्लिश में बोलें तो ये होगा, हेंस इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब बात जो एक नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो ये कि ये हमने फाइनाइट कलेक्शन के लिए क्यों प्रूव किया है, परिमित संग्रह के लिए क्यों किया, जबकि इससे पहले की दो थ्योरम्स हमने स्वेच्छ संग्रह के लिए की थी, और वहाँ पर जो हमने संग्रह लिया था वो फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसा भी हो सकता था, जबकि यहाँ पर जो हमने संग्रह लिया है वो केवल फाइनाइट ही होगा। तो यहाँ फाइनाइट ही क्यों लिया है? उसका कारण ये है कि ये थ्योरम इनफाइनाइट कलेक्शन के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। वो पॉइंट मैंने लिख दिया है, दैट इज़ दिस रिजल्ट मे नॉट बी ट्रू फॉर इनफाइनाइट कलेक्शन। यानी जब अपरिमित संग्रह होगा तो ये परिणाम सत्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अनंत ओपन सेट ले लें, A1, A2 एंड सो ऑन, अनंत इनफाइनाइट, और इन सब का इंटरसेक्शन बना लें, यानी इंटरसेक्शन ऑफ an इज इक्वल टू 1 to infinity। अगर ये सब ओपन हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि ये इंटरसेक्शन ओपन आए। जब इनकी संख्या फाइनाइट है तब तो आवश्यक रूप से इंटरसेक्शन भी ओपन आएगा, लेकिन अगर इनकी संख्या इनफाइनाइट हो गई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन भी ओपन आए। तो ये जो इंटरसेक्शन के ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन की जो थ्योरम है ये केवल फाइनाइट के लिए तो सही है, लेकिन इनफाइनाइट के लिए ये हो भी सकता है ना भी हो। और ये बात हम एग्जाम्पल से प्रूव भी करेंगे। हम एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसमें अनंत ओपन सेट थे, लेकिन उनके इंटरसेक्शन से जो सेट बना वो ओपन नहीं रहा। तो ये ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन की थ्योरम केवल फाइनाइट कलेक्शन के लिए सही है, इनफाइनाइट के लिए नहीं। नेक्स्ट वीडियो हम जब भी लेंगे उसमें क्लोज्ड सेट के यूनियन की थ्योरम लेंगे फाइनाइट कलेक्शन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।